आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 9th क्लास के एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं। और आई होप कि दोस्तों आप सबको समझ में आ रही होगी, कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे होंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था सेकंड चैप्टर, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप यकीन मानिए ज्योग्राफी के किसी भी एग्जाम में उसमें से 5-7 प्रश्न तो आते ही आते हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे अपवाह। तो अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती है और अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय, झील या समुद्र या महासागर में होता है। ये कहता है कि छोटी छोटी जो धाराएं आती हैं वो मिलकर एक नदी बनती है और एक नदी अंततः जाकर या तो किसी समुद्र में गिरती है या फिर किसी झील में गिरती है। एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। कई बार दोस्तों हमारी ज्योग्राफी के एग्जाम में ऐसे टर्म्स पूछी जाती है। अपवाह द्रोणी क्या होती है? तो एक नदी जहाँ से बह रही है, देखो ये नदी बह रही है और ये आसपास की छोटी मोटी सहायक नदियाँ नहीं होती, इसकी आसपास की छोटी नदियों का भी जल लेके एक निश्चित क्षेत्र में जाकर मतलब गिर रही है। तो यह जो आसपास की नदियों का मतलब उस सारे समस्त क्षेत्र का जल लेकर जो जा रही है, उस जो बनने वाली निर्मित जो स्थलाकृतिक संरचना है उसको क्या कहते हैं? हम अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को हम जल विभाजक कहते हैं। तो ये कह रहा है कि इस मानचित्र से पता चल रहा है कि जैसे मान लो यहाँ पे ऊंची भूमि है और यहाँ पे थोड़ी नीची, यहाँ पे थोड़ी नीची, तो इधर की नदियाँ सारी इस बड़ी नदी के साथ मिलकर जा रही है, इधर की नदियाँ सारी इस बड़ी नदी के साथ मिलकर जा रही है। तो ये जो बीच का क्षेत्र हो गया जो उच्च भूमि है, तो ये इन दो नदी तंत्रों को अलग कर रहा है ना, दो अपवाह द्रोणियों को अलग कर रहा है ना, तो इसे क्या कह देंगे? हम जल विभाजक कह देंगे। क्या कह देंगे? हम जल विभाजक। आगे बताया गया है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। देखो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन सबसे लंबी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। ठीक है, अपवाह द्रोणी मतलब सबसे ज्यादा पानी जो लेकर चलती है वो अमेजन नदी लेकर चलती है। भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी? ऑब्वियसली गंगा की होगी या फिर ब्रह्मपुत्र की है। देखिए आज गूगल सर्च कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। और अगर नहीं आता है आंसर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर भी दीजिए कि मैडम हम कंफर्म नहीं है, कल के वीडियोस में मैं इसका उत्तर बता दूंगी। ठीक है। भारत में अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। क्योंकि भारत में देखो कि नदियों को एक तो होती है हमारे हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत की नदियों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। हिमालय की नदियाँ अलग है और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ अलग है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ 12 मासी नदियाँ होती है जिनमें वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाली हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। और हिमालय की दो मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है और हिमालय की नदियाँ अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते तय करती हैं और अपने मार्ग में आने वाली ऊपरी तीव्र अपरदन क्रिया के द्वारा तीव्र मात्रा में अपरदन क्रिया करती है और अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट और बालू का संवहन करती है। मध्य और निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर, झील और बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। तो दोस्तों सबसे पहले इसने बताया हिमालय की नदियाँ। तो हमारे देश में दो तरह की नदियाँ हैं। देखो एक तो जो हिमालय से निकल कर आ रही है ये वाली, और एक प्रायद्वीपीय पठार से निकल कर आ रही है ये वाली। अब सबसे पहले इसने हिमालय की नदियों के बारे में बताया कि हिमालय की नदियाँ 12 मासी है, मतलब 12 महीने उनमें जल रहता है, 12 महीने बहती रहती है। क्यों? क्योंकि एक तो बारिश से तो पानी उनको मिलता ही है, साथ ही हिमालय बहुत ऊंचा है और यहाँ बर्फ के ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो गर्मियों में जब अपने बारिश की कमी होती है तो क्या होता है, बर्फ का पानी पिघल
निकलकर हिमालय वाली नदियों में आता रहता है, इसलिए यहाँ पे बर्फ से भी पानी आता है, इसलिए ये नदियाँ बारहमासी हैं। और हिमालय की दो महत्वपूर्ण नदी तंत्र अगर हम देखें तो सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है ना। तो जैसे ये भारत है अपना, तो सिंधु नदी निकलकर इधर चली जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी निकलकर इधर आ जाती है अपने भारत की तरफ में। ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। इन नदियों ने पर्वत को काटकर गार्जों का निर्माण कर दिया है। ज्योग्राफी के स्टूडेंट वैसे गार्ज के बारे में जानते होंगे। गार्ज जब नदी बहते बहते बहुत लंबा खड्ड का निर्माण करती है, गहरा खड्ड, बहुत गहरे खड्ड का निर्माण करती है, तो इसे क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। क्योंकि इनके पास पानी तीव्र मात्रा में है, वेग बहुत तेज होता है, तो ये बड़े बड़े क्या करती है, गार्जों का निर्माण करती है। हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र तक बहुत लंबे क्षेत्र में चलती है। क्योंकि सिंधु नदी देखो, सिंधु नदी यहाँ से निकलकर यूं चलती 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 पाकिस्तान में जाकर फिर पाकिस्तान में बहने के पश्चात अरब सागर में गिरती है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलकर पहले तिब्बत में बहती है, फिर भारत में आती है, फिर भारत में अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर मेघालय, फिर नीचे म्यांमार होते हुए फिर बंगाल के खाड़ी में जाती है। तो लंबे रस्तों का निर्माण करती है और लंबे रस्तों में तीव्र अपर्दन क्रिया भी करती है। अपर्दन क्रिया मतलब भूमि को काटते छाटती हुई चलती है। इसके कारण से, क्योंकि उनके पास में पानी बहुत ज़्यादा होता है, वेग बहुत तीव्र होता है, तो उसके पास में सिल्ट और बालू की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको भी अपने साथ बहाते हुए ले जाती हैं। इसलिए ये नदियाँ मध्य और निचले भागों में विसर्प, गोखुर झील और बाढ़ वाले मैदान और अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। देखो, कोई भी नदी जब पहाड़ से निकलती है तो शुरुआत में तो वो खड्डे, गोर्ज जैसी आकृतियाँ बनाती हुई चलेगी, लेकिन जब वह मैदानी क्षेत्र में आने लगेगी तो उसके पास में जो अवसाद है, अपने साथ जो सामान लेके आए हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर वह विसर्प, गोखुर झील और बाढ़ वाले मैदान। विसर्प क्या होता है, जब नदी मैदानी प्रदेश में आकर बहाव थोड़ा कम हो जाता है और अवसाद ज़्यादा हो जाता है, तो विसर्पाकार आकृति में जब बहने लगती है तो उसे कहते हैं विसर्प, है ना। और इन विसर्पों के कोनों पर जो झीलें बन जाती है, मान लो कि पहले नदी यहाँ बह रही थी, अब नदी यहाँ बह रही है, ठीक है, तो ये जो बचे हुए क्षेत्र है यहाँ पे थोड़ा पानी रह जाता है और झीलों का निर्माण हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, विसर्प झील कहते हैं। और बाढ़ वाले मैदानों का भी निर्माण करते हैं। ये किससे करते हैं, निक्षेपण के द्वारा। अपर्दन तो होता है काटना और निक्षेपण होता है जमा करना। जो काटा मतलब जो अपने साथ सामान लेकर आई है उसे जमा कर देना। तो जमा कर करके ये विसर्प का निर्माण कर रही है, गोखुर झील का निर्माण कर रही है, बाढ़ वाले मैदानों का निर्माण कर रही है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। जो नदी जितने लंबी दूरी से आएगी उसका डेल्टा बनाना उतना ही ज़्यादा निश्चित हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अधिकांशतः मौसमी होती हैं, क्योंकि इनका वर्षा प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। तो दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो भी छोटे मोटे पहाड़ों से निकल कर आती है। इसलिए क्या होता है कि उनके पास नॉर्मल टाइम पे तो पानी होता है, लेकिन गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उनका पानी खत्म होने वाला हो जाता है, या तो खत्म हो जाता है या फिर क्या होता है, बहुत ही पतली सी एक धारा के रूप में बहने लगती है, क्योंकि उनके पास में ग्लेशियर्स तो होते नहीं है। शुष्क मौसम में ये पड़ी रही है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम और छिछली है। मतलब हिमालय की नदियों की तुलना में कम लंबी है और कम गहरी है। फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तो पश्चिम की तरफ बहती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की भी मुख्य विशेषता यहाँ से निकलकर ये जाती मोस्टली बंगाल की खाड़ी में, इसलिए अच्छी खासी लंबाई में ये नदियाँ भी बहती हैं। क्या आप इस प्रकार के दो बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हो? तो दोस्तों, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तीन बड़ी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे हिमालय की नदियाँ। तो दोस्तों, बीच में मैं ये वाला चित्र एक्सप्लेन करना भूल गई आपके साथ में। ये तो देखो नदी का स्रोत है, मान लो यहाँ से नदी निकल कर आ रही है। अब सबसे पहले तो पर्वत पे बहती है, तो ये ऊपरी भाग है, ये वाला ऊपरी भाग है। फिर थोड़ा ढलान कम होती है, ये वाला मध्य भाग है, ठीक है। अब नीचे की तरफ आती है, नीचे एकदम मैदानी भाग मिलेगा। तो सबसे पहले तो वो विसर्प का निर्माण कर रही है। देखो ये नदी इस तरह से बह रही है ना, ये इस तरह से, ये क्या है, विसर्प का निर्माण कर रही है। पहले मान लो नदी की दिशा ये थी, ये थी, ये थी। अब नदी ने अपनी ये वाला क्षेत्र छोड़ दिया है और इधर बहने लगी है, तो यहाँ पे कुछ पानी बच गया और वो जमा हो गया, तो वो झील का निर्माण हो गया। तो इसे हमने क्या कह दिया, गोखुर झील कह दिया, ठीक है। और
ये नदी का सबसे निचला भाग है। यहाँ नदी आके किसी समुद्र या झील में गिरेगी तो गिरने से पहले वो छोटी छोटी वितरिकाओं में बट जाती है। देखो यूं वितरिकाओं में बट गई और इसे हमने क्या कह दिया, डेल्टा। ठीक है, इस तरह से एक नदी अपने शुरुआत से लेकर अंत तक कई तरह की स्थलाकृतियों का, संरचनाओं का निर्माण करती है। अब हम पढ़ते हैं हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियों में 3 नदी तंत्र महत्वपूर्ण आएंगे। एक तो सिंधु नदी तंत्र, एक गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये नदियां लंबी और अनेक महत्वपूर्ण व बड़ी सहायक नदियां इनमें आकर मिलती है। ठीक है, किसी भी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहते हैं। तो नदी तो देखो अकेली नदी होगी तो उसे नदी कहेंगे, और जब उसमें उसकी सहायक नदियां भी आकर मिलने लगती है तो उन सबको मिलाकर हम क्या कह देंगे, सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में होता है तथा पश्चिम की ओर यह बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है और इस भाग में एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सारी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, शोक, हुंजा इस नदी में आकर मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित होते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकल जाती है। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है और इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंत में कराची के पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु नदी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर की लंबाई है। सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। ये देखो, अब सबसे पहले मैं आपको सिंधु नदी का उद्गम स्थल दिखा देती हूँ। सिंधु नदी यहाँ से निकल कर आती है दोस्तों। तो ये क्या है, तिब्बत क्षेत्र है। तिब्बत क्षेत्र से निकल कर आती है सिंधु नदी। यहाँ से निकलकर हिमाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है, जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में लद्दाख में, पहले लद्दाख में फिर जम्मू कश्मीर में बहते हुए यह पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में जाके मिठानकोट नामक स्थान पर इसकी 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, है ना, ये इसमें आकर मिलती हैं और अंत में जाकर फिर यह है किस में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो स्थिति आपने देख ली कि सिंधु नदी कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ से खत्म हो रही है। अब एक बार डेटा इसका याद कर लेते हैं हम। तो सिंधु नदी का उद्गम आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। ठीक है, तो तिब्बत में मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब पश्चिम की ओर बह रही है, ऑब्वियसली बात है, यहाँ से उद्गम हो रहा है और इधर की तरफ बह रही है। तो किस तरफ कहेंगे हम, ये इसकी दिशा पश्चिम की ओर बह रही है और पश्चिम की ओर बहकर पहले तो हम कहते थे कि जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के हमने 2 भाग कर दिए, तो अब हम कह रहे हैं कि लद्दाख में प्रवेश करती है। ठीक है, लद्दाख में प्रवेश करके फिर जम्मू कश्मीर में जाती है। तो भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है और जहाँ पे ये प्रवेश करती है ना, बहुत ही गहरा गार्ज बनाती है, मतलब खड्डा, बहुत ही गहरा खड्डा बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। इस क्षेत्र में बहुत सारी सहायक नदियाँ, कई बार इसके सहायक नदियों के नाम इस तरह से पूछे जाएंगे आपको कि जास्कर निम्न में से किसकी सहायक नदी है, या फिर इस तरह से कि सिंधु नदी की सहायक नदियों में से निम्न में से है, उसमें से एक नाम दे देंगे, जास्कर, नुब्रा और शोक और हुंजा। तो आपको रटनी ही पड़ेंगे, आप नोट्स बना लो। जैसे कि सिंधु नदी सबसे पहले लिखो उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत, फिर लिखो लंबाई 2900 किलोमीटर, फिर लिखो भारत में प्रवेश लद्दाख, और कहाँ कहाँ बहती है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, फिर लिखो इसकी सहायक नदियाँ जास्कर, नुब्रा, शोक और हुंजा। ठीक है, और सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित पाकिस्तान के 2 प्रांतों में बहती है। बलूचिस्तान और गिलगित में बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, मतलब पहले पर्वत होते हैं फिर वहां से बाहर निकल जाती है। और आगे चलकर मैंने दिखाया कि अन्य जो इसकी सहायक नदियां हैं, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम, इसमें आकर पाकिस्तान के कहाँ मिल जाती है, मिठानकोट क्षेत्र के पास में। 5 नदियां पाकिस्तान के मिठानकोट क्षेत्र, याद रखना, ये भी मिल जाती हैं, जहाँ पे फिर ये मतलब 5 नदियों का संगम हो जाता है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ पहले यूं बह रही थी, मतलब ये भारत है, यूं बह रही थी, फिर यह ऐसे मुड़ जाती है दक्षिण की तरफ, और ये दक्षिण की तरफ बहती हुई कराची के पूर्व में जाकर अरब सागर में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी का मैदानी ढाल बहुत ही धीमा है और 1/3 से भी कुछ ज़्यादा सिंधु नदी हमारे इंडिया में बहती है, 1/3 से भी ज़्यादा, और बाकी बची हुई जो सिंधु नदी है वो कहाँ बहती है, पाकिस्तान में बहती है। तो हमारे सिंधु नदी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन 2 में तो बहती है, और हिमाचल और पंजाब में भी इसकी कुछ
सहायक नदियों का प्रभाव रहता है। शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। लंबाई इसकी देखें तो 2900 किलोमीटर है और विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अब आजकल आरएस वगैरह में तो ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु नदी जल समझौते के अनुच्छेदों के अनुसार 1960, सबसे पहले तो सिंधु नदी जल समझौता हुआ कब था? 1960 में। इसके अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% उपयोग कर सकता है। तो सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रखा है, भारत कितना % पानी यूज कर सकता है? इसका 20%। और इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। चाहे तो भारत इसका पूरा पानी रोक सकता है जब भी भारत की लड़ाई होती है। क्यों? क्योंकि ये भारत से होकर जाते हैं। हम यहाँ पे बांध बना दे तो हम पूरा पानी रोक सकते हैं ना। लेकिन भारत एक सहिष्णु देश है, शांति प्रिय देश है, तो भारत कभी भी ऐसा नहीं करता। तो समझौते के अनुसार 20% पानी का उपयोग भारत करेगा और शेष पानी का उपयोग कौन करता है? पाकिस्तान। तो हम अपने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए इस पानी का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि एनसीईआरटी आपको अच्छी खासी समझ में आ रही है। दोस्तों कुछ मतलब भारी चीज़ें नहीं है, बच्चों को जैसे हम पढ़ाते हैं वैसी चीज़ें हैं, और कंसेप्ट और बेस हमारा असली इसी से बनेगा। जब आप चारों एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, तो आपको लगेगा कि एक बार को मैंने सारी ज्योग्राफी पढ़ ली, बेसिक। फिर हम डिटेल वाली भौतिक भूगोल, समुद्र भूगोल, जलवायु भूगोल में चलेंगे, है ना। तो आई होप दोस्तों मेरा ये प्रयास आपको कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा की तैयारियों में सहयोग कर रहा होगा। अगर सहयोग कर रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे अपने कमेंट, अपने सजेशन, सुझाव देते रहिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।